नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर टॉक बाय आकाश चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहरी दुनिया में ले चलते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें भूत, प्रेत, अजीब घटनाओं और रहस्यमय दुनिया में दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर हर हफ्ते हम आपको सुनाएंगे डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं, तंत्र मंत्र से जुड़ी विचित्र बातें और ऐसी ही कई अजीब और गरीब और खौफनाक अनुभव। अगर आप डर के शौकीन हैं और ऐसी कहानियों को सुनने का रोमांच चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट न जाए। साथ ही अगर आपके पास कोई डरावनी कहानी है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम उसे अपने चैनल पर आपके नाम के साथ पेश करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं। एक और डरावनी यात्रा के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रमन एक सीधा साधा ग्रामीण बस ड्राइवर था। बिहार और झारखंड की सीमा पर बसे जंगलों और घाटियों के बीच वह अपनी पुरानी बस चलाता था। बस संख्या BR 9P0345, जो हर सुबह 6 बजे एक छोटे से गांव तेंदुआपुर से चलती और दिन ढलने से पहले आसपास के गांवों से होते हुए वापस लौट आती। उसके चेहरे पर झुर्रियों की झलक और आंखों में समय का अनुभव था, लेकिन फिर भी वह हर दिन स्टीयरिंग के पीछे उसी समर्पण से बैठता जैसे कोई पुराना साधक अपनी पूजा करता है। गांव वाले रमन को बहुत मानते थे। उसका स्वभाव शांत था और वह कभी भी किसी सवारी को बिना कारण नहीं छोड़ देता था। लेकिन एक बात थी जो सबको चौंकाती थी, वह कभी रात में बस नहीं चलाता था। चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य ढलने से पहले रमन अपनी बस को वापस डिपो में खड़ी कर देता था। एक बार किसी यात्री ने हंसी में पूछ लिया, रमन भैया, रात को भूत दिखते हैं क्या? रमन कुछ नहीं बोला, बस अपनी नजरें पीछे वाली सीटों की ओर घुमाकर चुपचाप मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान हंसी जैसी नहीं थी, वो किसी गहरे अनुभव से निकली एक ठंडी लकीर थी। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब राज्य सरकार ने बस रूट बदलने का आदेश जारी किया। अब रमन को तेंदुआपुर से चलकर शाम के समय एक नया रास्ता लेना था। एक पुरानी पगडंडी जो बरसों से बंद थी और जिसे स्थानीय लोग भूल भुलैया घाट कहते थे। उस पगडंडी के बारे में कई कहानियां थीं कि वहां रात में एक औरत दिखती है जो सफेद साड़ी में बसों को रोकती है और फिर कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन सरकार को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें सिर्फ सस्ता और छोटा रास्ता चाहिए था। रमन ने बहुत मना किया, लेकिन ऑफिस वालों ने कह दिया, सरकारी आदेश है, पालन करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। अगली सुबह जब रमन ने पहली बार उस घाटी की तरफ बस मोड़ी तो उसका मन विचलित था। रास्ता इतना सुनसान था कि जंगल की सरसराहट भी कानों में सीटी की तरह गूंजती थी। आसपास के पेड़ अजीब तरीके से झुके हुए लगते थे, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। रास्ता इतना संकरा था कि कहीं भी बस का पहिया फिसल जाए तो सीधा खाई में। लेकिन उस दिन सब ठीक रहा। सांझ ढलते ही जब वह वापस लौट रहा था, तभी वह दिखी। एक लड़की बस के बीच रास्ते में खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसकी पीठ रमन की ओर थी। उसके बाल लंबे और बेतरतीब फैले थे। रमन ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन लड़की हिली तक नहीं। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, बस की लाइट एक पल के लिए झपकी और लड़की गायब हो गई। रमन ठिठक गया, उसका गला सूख गया। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। वह बस से उतरकर देखना नहीं चाहता था, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की वजह से उसने खुद को समेटा और नीचे उतरा। वहां कुछ भी नहीं था, न कोई कदमों के निशान, न कोई साया। लेकिन जब वह बस में वापस चढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि पीछे की आखिरी सीट पर कोई बैठा है। उसने बिना पीछे देखे बस स्टार्ट की और गांव की ओर चल पड़ा। रात गहराती गई, रास्ता और डरावना होता गया। पीछे से कभी कभी धीमी धीमी हंसी की आवाज आती थी, मानो कोई बच्चा खेल रहा हो या कोई औरत मुस्कुरा रही हो। लेकिन जब रमन पीछे देखने के लिए शीशा घुमाता, सीटें खाली होती। उस रात रमन जब अपने घर पहुंचा तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने बस को ठीक वैसे ही डिपो में खड़ा किया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगली सुबह गांव में खबर फैली, कल रात किसी ने बस को घाट की पगडंडी पर चलते देखा, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। अब यह भ्रम था या हकीकत, यह आप तय नहीं कर सकते। पर रमन जानता था, उस बस में कोई उसके साथ था, कोई जो इस जंगल से जुड़ा था, कोई जिसे अब चैन नहीं था। अगली सुबह रमन जब उठा तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह ठीक से सो नहीं पाया था।
रात भर उसके कानों में वही धीमी हंसी गूंजती रही और उसके हाथ बार बार अपने ही शरीर को झटकते रहे, जैसे कोई अनदेखी चीज उसे छू रही हो। वह जानता था कि कल रात जो कुछ भी हुआ वह कोई सपना नहीं था, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया। शायद थकान का असर हो, शायद बस थक गया था। डिपो में पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। उसकी बस के आसपास का माहौल कुछ भारी सा था। अन्य ड्राइवर उसकी ओर अजीब नजरों से देख रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर अली साहब ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, रमन, सब ठीक तो है? कल रात तुम बहुत देरी से लौटे, कुछ देखा क्या? रमन ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस रास्ता नया है ना, थोड़ा डर लगा। और पीछे कोई बैठा था शायद। कौन? अली साहब की आंखें सिकुड़ गईं। नहीं पता, देखा नहीं, लेकिन महसूस हुआ जैसे किसी की आंखें पीठ में गड़ी थीं। अली साहब चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, तेंदुआ घाट की वो सड़क नापाक है बेटा। सालों पहले वहां एक औरत की लाश मिली थी जिसे उसके ससुराल वालों ने जंगल में फेंक दिया था। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है और वह उन वाहनों के पीछे बैठती है जो उसकी ओर ध्यान नहीं देते। रमन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस दिन की ड्राइव अपेक्षाकृत शांत थी। बस में कुछ बूढ़ी महिलाएं, 2 स्कूल के बच्चे और एक जवान लड़का सवार थे। लेकिन जब घाटी का हिस्सा आया और रमन ने पिछली रात की घटना को याद किया तो उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। उसने पिछली सीटों पर नजर नहीं डाली, लेकिन फिर भी दिल में डर भर गया। रास्ते में एक सूखा हुआ बरगद का पेड़ था, विशाल और अजीब तरह से मुड़ा हुआ। उसके नीचे एक महिला बैठी थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, सफेद और बुझा हुआ, जैसे रंग ही नहीं हो उसमें। वह बिल्कुल भी नहीं हिली, ना ही उसने कोई संकेत किया। लेकिन बस के भीतर का तापमान अचानक गिर गया। रमन ने जैसे ही ब्रेक मारा, बस का इंजन एक पल के लिए बुझा और खिड़कियों पर बर्फ की सी परत जम गई। यात्रियों ने कंबल लपेट लिए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सबने महसूस किया कुछ अजीब है, लेकिन नाम नहीं लिया। बस ने जैसे ही उस महिला को पार किया, रमन ने शीशे में देखा। पिछली सीट पर वह फिर से थी। इस बार वह स्पष्ट दिख रही थी। उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा भावहीन, और वह लगातार रमन को घूर रही थी। उसकी साड़ी भीगी हुई लग रही थी, जैसे किसी पोखर से निकलकर आई हो। रमन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने बस नहीं रोकी, किसी को कुछ बताया भी नहीं। अचानक बस के अंदर एक तीखी बदबू फैलने लगी, सड़ी हुई लाश की तरह। बच्चों ने अपनी नाक बंद कर ली। एक महिला बेहोश हो गई और यात्रियों में बेचैनी फैल गई। रमन ने जानबूझकर रेडियो चालू किया ताकि ध्यान बटे, लेकिन रेडियो से एक अजीब सी आवाज आने लगी, किसी औरत की कराहती हुई चीखें। गाने नहीं, सिर्फ चीखें। बस के भीतर का वातावरण एकदम भयानक हो गया था, जैसे कोई शक्ति खुद को जोर से दिखाने की कोशिश कर रही हो। और तब रमन को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, ठंडा कंपकंपाता हाथ। लेकिन जब उसने देखा, कोई नहीं था। डर अब उसकी हड्डियों तक उतर चुका था, लेकिन उसने बस को किसी तरह गांव तक पहुंचाया। जैसे ही सवारियां उतरीं और रमन ने बस को पार्क किया, तभी एक बूढ़ी औरत धीरे से उसके पास आई और बोली, बेटा, वो आज फिर साथ आई थी, अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। रमन ने आंखें फाड़कर उसे देखा। आपको कैसे पता? वो औरत मुस्कुराई नहीं, बस दूर देखने लगी और बोली, क्योंकि मैं भी ड्राइवर की बेटी थी और मेरी माँ उसी चट्टान के पास मरी थी। रमन के होश उड़ गए। यह औरत कोई आम सवारी नहीं थी, वह तो जैसे कोई पैगाम देने आई थी। उस रात जब रमन ने फिर से अकेले बस में वापसी की, तो पिछली सीट से एक धीमी सी आवाज आई, अब तू मेरा है, तू हर रात चलेगा मेरे साथ, मेरे रास्ते पर। और बस की खिड़की पर एक धुंधली हथेली की छाप उभर आई, जो अंदर से लगी थी। रमन अब ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसकी रातें करवटों में बीतने लगी थीं और दिन धीरे धीरे उसके चेहरे से रोशनी छीन रहे थे। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और डिपो के साथी भी उसकी हालत देख सिहर जाते थे। लेकिन रमन अब किसी को कुछ नहीं बताता था, क्योंकि वह जान चुका था यह डर अब सिर्फ बस में नहीं, उसके अंदर बस चुका है। तीसरे दिन की ड्यूटी पर वह दोपहर बाद रवाना हुआ। उस दिन के रूट पर बच्चों की संख्या ज्यादा थी, कुछ बूढ़े आदमी और एक नवविवाहित जोड़ा भी था। दुल्हन लाल साड़ी में थी,
और उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, जैसे उसे इस सफर का कोई अनजाना डर हो। रमन ने देखा और बस चल पड़ी। जैसे ही घाटी का इलाका शुरू हुआ, जंगल फिर वही अजीब हरकतें करने लगा। सूखे पेड़ों की डालियां झूम रही थीं, बिना हवा के। दूर कहीं कोई बकरी जैसी आवाज निकली, फिर अचानक बिल्कुल शांत थी। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ। रमन को अपने ही कानों में किसी के बोल सुनाई देने लगे, बहुत धीमे मगर साफ। रमन, मुझे छोड़ मत जाना, मैं अकेली हूं। उसने झटका खाया। यात्रियों में कोई नहीं बोला था, सब अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। लेकिन उस आवाज ने उसके कान में जैसे कोई सील खोल दी थी, कोई राह बना दी थी। कुछ ही दूर एक मोड़ पर जंगल की झाड़ियों से एक परछाई बस के सामने आ गई। रमन ने जोर से ब्रेक मारा, बस झटका खाकर रुकी। सवारी चिल्लाई, कुछ बच्चे गिर भी गए, लेकिन सामने कोई नहीं था। बस की लाइट सीधे उस पगडंडी पर पड़ रही थी जो जंगल के अंदर जाती थी, जहां कोई रास्ता नहीं, कोई मकान नहीं, कोई आदमी नहीं। और तभी उस झाड़ी के पीछे से वही दुल्हन खड़ी दिखी, वही जो कुछ घंटे पहले बस में चढ़ी थी। लेकिन यहां कुछ अलग था। उसका चेहरा एकदम काला हो चुका था, आंखें बिना पलक झपकाए चमक रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रमन के शरीर में जैसे कोई बर्फ घुल गई। वह धीरे से बाहर निकला, लेकिन बस की लाइट झपकने लगी। हर बार जब लाइट बुझती, वह औरत थोड़ी पास दिखती और फिर थोड़ी और, जैसे हर झपक में वो नजदीक आती जा रही थी। तीसरी बार लाइट जली, वो ठीक बस के सामने खड़ी थी। मैं उस रात की छाया हूं, तुमने मुझे देखा था, अब तुम मुझे भुला नहीं सकते। रमन चिल्लाकर बस के अंदर भागा और दरवाजा बंद किया। बस में बाकी यात्री डर से सहम चुके थे। वे पूछते रहे, क्या हुआ? लेकिन रमन चुप था, जैसे उसकी जुबान ने काम करना बंद कर दिया हो। वह किसी तरह बस को चलाता हुआ घाटी पार कर गया। लेकिन इस बार उसने महसूस किया, पिछली सीट की परछाई अब सिर्फ बैठी नहीं थी, वो धीरे धीरे खिसक रही थी। अब वो सीधा सामने के गेट तक पहुंच चुकी थी। अगली सुबह जब रमन की बस गांव पहुंची तो उसमें से कोई नहीं उतरा। हैरानी तब हुई जब डिपो के कर्मचारी बस में गए। सीटें खाली थीं, बस पूरी तरह धुंध से भरी थी और हर शीशे पर किसी हथेली की छाप नहीं, बल्कि नाखून से खरोंचे गए निशान थे। सबसे गहरे निशान उस खिड़की पर थे जहां रमन बैठता था। और रमन, वो सामने की सीट पर बैठा था, बेहोश नहीं, मरा हुआ भी नहीं, बस उसकी आंखें फटी हुई थीं और होंठों पर वही वाक्य अटका हुआ था, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जैसे उसने किसी से वादा किया हो, किसी छाया से, किसी छलावे से। रमन को उस दिन अस्पताल ले जाया गया। उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ था, ना कोई चोट, ना कोई हार्ट अटैक और ना कोई बुखार। लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी ऐसी चीज को देख चुका था जिसे इंसानी दिमाग पचा ही नहीं सकता। गांव वालों ने कहा, उसे किसी आत्मा ने छू लिया है। डॉक्टरों ने कहा, शौक है, उसे आराम की जरूरत है। लेकिन उस रात जो बस से उतरे थे, वे सब अब चुप हो गए थे। कोई नहीं बता पाया कि बस में क्या हुआ। बस इतना याद था कि एक मोड़ आया और फिर सब अंधेरा। तभी डिपो में एक पुराना रिकॉर्ड निकलवाया गया, पिछली बार कौन कौन इस रूट पर गया था। और तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 5 साल पहले एक और ड्राइवर, सूरज नाम का लड़का, उसी घाटी वाले रूट पर गया था और कभी वापस नहीं लौटा। उसकी बस अगले दिन खाई में टूटी मिली थी, लेकिन ड्राइवर का कोई सुराग नहीं था। और अब रमन। इस बीच गांव के ही एक पुजारी, त्रिवेणी बाबा, को बुलाया गया। वह एक तेज तर्रार, खामोश और गहराई से बातें समझने वाले साधु थे, जो तांत्रिक शक्तियों से परिचित माने जाते थे। उन्होंने रमन के माथे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, इसकी आत्मा अब खुद की नहीं रही। उसी रात बाबा ने गांव के पास बने पुराने श्मशान में यज्ञ कराया। कई लोगों ने उस रात कुछ अजीब सुना, जैसे दूर जंगल से कोई गाने की आवाज आ रही हो, कोई लोरी, कोई स्त्री स्वर जो धीरे धीरे क्रोध में बदलती जा रही थी। सुबह बाबा ने सबको बुलाया और कहा, यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, यह एक छलावा है जो बदला लेने लौटी है। और उसका केंद्र है घाटी के भीतर स्थित एक पुराना कुआं, जिसे पीपल की जड़ों ने जकड़ रखा है। उस कुएं के पास पीले फूल बिखरे रहते हैं और वहीं से शुरू होती है उसकी कहानी। रमन को लेकर बाबा, गांव के कुछ लोग और 2 साहसी नौजवान उस कुएं की ओर रवाना हुए। रास्ता बेहद डरावना था। सूखे पेड़,
मिट्टी पर जल चुके दीपकों के अवशेष और झाड़ियों में बंधी हुई सूखी चूड़ियां। बाबा ने बताया, यह सब संकेत हैं कि किसी ने यहां तांत्रिक विधि से किसी आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वह बांध टूट चुका है। कुएं के पास पहुंचते ही रमन कांपने लगा। उसके मुंह से वही आवाज निकली जो पिछली रात रेडियो में सुनाई दी थी, कराहती हुई चीखें। वो एकदम पागलों की तरह बोलने लगा, मैंने नहीं जलाया उसे, मैंने बस देखा था, मैं रोक नहीं पाया। बाबा समझ गए, रमन उस क्षण को दोहरा रहा है जब उस आत्मा की मौत हुई थी। तभी बाबा ने सबको शांत रहने का संकेत दिया और उस कुएं के पास रखी मिट्टी को हटाने लगे। कुछ देर बाद एक टूटी हुई साड़ी का कोना और आधे जले हुए चूड़ियों का ढेर मिला। वहां कुछ हड्डियां भी थीं, मानो किसी औरत को जिंदा जलाकर कुएं में धकेला गया हो। बाबा ने गुस्से में आंखें खोली। यह सिर्फ आत्मा नहीं, यह प्रतिशोधी स्त्री है। इसे धोखा दिया गया, जलाया गया, और तब भी इसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। अब सवाल था, इसका रमन से क्या रिश्ता? तभी रमन अचानक बोल पड़ा, सालों पहले जब मैं नया ड्राइवर था, इसी घाटी में मैंने एक हादसे को अपनी आंखों से देखा था। एक लड़का अपनी बीवी को खींच कर लाया था। चिल्लाती रही, लेकिन वह उसे जिंदा जलाकर भाग गया। मैं छुपकर सब देखता रहा, डर के मारे कुछ नहीं किया, और आज वो उसी आग से मुझे जला रही है। बाबा बोले, तू गवाह था उस अन्याय का, और अब वही आत्मा तुझसे गवाही चाहती है। अचानक उस कुएं से एक जोर की चीख गूंजी और हवा एकदम तेज हो गई। पीले फूल आसमान में उड़ने लगे और एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए एक लोहे की कील को कुएं के भीतर फेंका, जो आत्माओं को शांत करने के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन इस बार वो कील कुएं में जाकर गूंजी नहीं, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। फिर कुएं से वही चेहरा झांका, वही औरत, वही जली हुई आंखें और वही बुझे हुए होंठ। लेकिन इस बार वह चुप नहीं थी। तू अब मेरी नजरों से नहीं हटेगा रमन, जब तक तू सच सबको नहीं बताता। रमन बेहोश हो गया और कुआं खुद से बंद हो गया, जैसे किसी ने उसे फिर से सिल दिया हो। लेकिन फूल अब भी वहां थे और हवाओं में उसकी गंध अब भी थी। रमन अब शांत नहीं रहा। जब उसे होश आया तो उसकी आंखें किसी अजनबी की तरह लग रही थीं। वो खुद को आईने में देखकर डर जाता था। डिपो के कमरे में रखे एक पुराने शीशे में उसने एक रात देखा। उसके पीछे एक चेहरा झांक रहा था, वही औरत, जली हुई, आधे सिर पर बाल नदारद, आंखें झुलसी हुई। लेकिन वह कुछ कह नहीं रही थी, बस देख रही थी। और रमन जानता था, अब उसे भागने का कोई हक नहीं। गांव में अफवाह फैलने लगी थी कि रमन पर कोई आत्मा सवार हो गई है। बच्चे उसे देखकर रोने लगते, कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते, और सबसे खौफनाक बात, रमन के आसपास लगे पेड़ों की पत्तियां सूखने लगी थीं, मानो कोई अदृश्य गर्म हवा उसके साथ चल रही हो। पंडित त्रिवेणी बाबा ने फैसला लिया, रमन को लेकर फिर से उसी जगह जाना होगा। लेकिन इस बार सिर्फ एक कील या मंत्र से काम नहीं चलेगा। उसे उस आत्मा की कहानी जाननी होगी और खुद स्वीकार करना होगा कि वो उसका गुनहगार नहीं, लेकिन साक्षी रहा है। रात को अमावस्या के दिन रमन और बाबा दो लालटेन के सहारे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां वो पथरीला कुआं था। इस बार वो कुआं खुला था, लेकिन उसके आसपास राख बिखरी हुई थी और हवा में लोबान और सड़ी हड्डियों की मिलीजुली गंध तैर रही थी। बाबा ने रमन से कहा, शरीर से नहीं, मन से पुकारो उसे, उसका नाम लो अगर जानो। रमन कांपते हुए बोला, मां, मीरा। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर कुएं की गहराई से धीमी आवाज आई, तो तुझे याद है मेरा नाम। हवा तेज हो गई, लालटेन बुझ गई और कुएं से एक धुंधली आकृति बाहर निकली। पहले सिर्फ धुआं, फिर एक औरत की परछाई, फिर जली हुई देह। लेकिन उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं जैसी उस दिन थीं जब रमन ने उसे पहली बार देखा था, मदद की गुहार लगाती हुई। तू क्यों चुप था? क्यों मुंह फेर लिया था? क्यों मुझे जलने दिया? रमन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, उसका शरीर पसीने से तर था और आवाज कांप रही थी। मैं डर गया था, मैं सिर्फ ड्राइवर था। मैंने सोचा ये पति पत्नी का झगड़ा होगा। मुझे लगा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मीरा की आत्मा हंसी, एक ऐसी हंसी जो दिल के आर पार चली जाए। और इसीलिए आज तू मुझसे बच नहीं सकता। जब तूने देखा तब तू मेरा गवाह बन गया, और अब जब तू बोल नहीं सकता, तू मेरा अपराधी है। बाबा ने बीच में हस्तक्षेप किया,
लेकिन वह उसे जलाने वाला नहीं था, केवल मूक दर्शक था। आत्मा चीखी, तुम नहीं समझोगे। जब मेरी चीखें पेड़ों में समा रही थीं, जब मेरा चेहरा आग में गल रहा था, जब मेरे कंगन पिघल रहे थे, तभी ये बस लेकर निकल रहा था। क्या उसे दिखाई नहीं दिया कि मैं जल रही थी? अब बाबा चुप थे। शायद अब उन्हें भी समझ में आ गया था, ये सिर्फ आत्मा नहीं, पीड़ा है जिसे इंसानी दया से शांति नहीं मिल सकती। रमन कांपते हुए उठा और फटी आवाज में बोला, मीरा, मैं सजा के लिए तैयार हूं। अगर तू मेरी आंखों में हर रात लौट कर आना चाहती है तो आ। अगर तू मुझे इस शरीर से बाहर करना चाहती है तो कर। लेकिन तेरी कहानी मैं अब सबसे कहूंगा। तेरे जलने का सच अब दफन नहीं रहेगा। तभी हवा रुक गई। मीरा की परछाई पीछे हटने लगी। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार कोई नरमी थी। शायद उस माफी में सच्चाई थी। शायद उसने जो सुना वो पहली बार किसी ने कहा था। मीरा की आत्मा वापस कुएं की ओर जाने लगी, लेकिन जाते जाते उसने बस इतना कहा, एक बार फिर बस लेकर उस मोड़ पर जाना जहां तूने मुझे देखा था। अगर सच्चा है तो मैं तेरे साथ फिर दिखूंगी, और तब शायद आजाद भी हो जाऊं। कुएं की मिट्टी खुद ब खुद ऊपर उठी और फिर से भर गई, जैसे किसी ने उस आग को एक बार फिर दफना दिया हो। लेकिन अब उस पर एक फूल गिरा, पीला, ताजा और जिंदा। रमन घुटनों के बल गिर गया। बाबा बोले, तू अब खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन शायद उसे अब चैन मिल सके अगर तू सच्चाई कहे। अगले दिन रमन ने डिपो में अपने पुराने रूट की फाइल मांगी। वह वही बस चाहता था, वही गाड़ी जो हर बार उसे उस मोड़ से गुजारती थी जहां सब शुरू हुआ था। लेकिन डिपो मैनेजर ने चौंकते हुए कहा, वो रूट तो 5 साल पहले बंद हो गया था। वहां अब कोई बस नहीं जाती। घाटी की जमीन धंस चुकी है। रमन बोला, मुझे उस रूट पर अकेले जाना है, एक बार, आखिरी बार। डिपो मैनेजर ने कहा, यह नियमों के खिलाफ है। रमन, अब मेरे लिए नियमों से ज्यादा जरूरी है मुक्ति। और रात को डिपो की सबसे पुरानी बस को तैयार किया गया। वही गाड़ी जिसमें मीरा आखिरी बार चढ़ी थी। उसका एक शीशा अब भी टूटा हुआ था। सीटों पर पुराने धब्बे थे और ड्राइविंग सीट की बॉडी अब भी थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे कोई अक्सर वहां बैठकर झुकता रहा हो। रमन अकेला था, या ऐसा उसने सोचा। बस जब गांव की सीमा से निकली तो हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ एक ही दिशा में झुकने लगे, मानो किसी को रास्ता दे रहे हों। रात के अंधेरे में जब बस जंगल की उस सुनसान सड़क पर पहुंची, जो अब टूटे फूटे पत्थरों से भरी हुई थी, तब एक बार फिर वह मोड़ सामने आया। वही जमीन, वही वीरानी, और अब वह कुआं नहीं था, लेकिन उसकी जगह मिट्टी थोड़ी गीली थी, जैसे कुछ अभी अभी वहां से हटा हो। रमन ने बस रोक दी, और तभी बिना किसी दरवाजे के खुलने की आवाज के बस की आखिरी सीट पर किसी ने बैठने की आहट की। रमन ने रियर व्यू मिरर में देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर खिड़की की शीशे पर फॉग जम गई और उसमें एक शब्द लिखा गया, तैयार? रमन कांपता हुआ बोला, हाँ। अचानक एक जोरदार झटका लगा। बस अपने आप आगे बढ़ने लगी। रमन ने एक्सेलरेटर नहीं दबाया था। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। बस उसी मोड़ के पास पहुंची जहां 5 साल पहले मीरा को जिंदा जलाकर फेंका गया था, और वहां खड़ी थी वह मीरा। अब की बार वो इंसानी आकृति में थी, साड़ी में, अझली चूड़ियां पहने, लेकिन चेहरा शांत, भावहीन। उसकी आंखों में न तो आग थी न आंसू, बस इंतजार था। मीरा धीरे धीरे बस के सामने आई और एकदम ड्राइविंग सीट के पास खड़ी हो गई। रमन, मुझे पहचानता है? हाँ मीरा, तेरे पास अब 2 रास्ते हैं। या तो उस रात का सच सबको बता जैसा देखा था, या इस बस में मेरे साथ हमेशा के लिए चल। रमन चुप रहा। क्या चुनेगा? रमन ने जेब से एक डायरी निकाली। उसने सब कुछ लिखा था, मीरा की मौत, पति की क्रूरता, अपनी चुप्पी और अपने डर को स्वीकारने की पूरी गवाही। उसने वो डायरी मीरा की ओर बढ़ा दी। मैं तुझे दुनिया से छुपा नहीं सकता। तेरे लिए चुप था, अब तेरे लिए बोलूंगा। तुझे इंसाफ दिलाना मेरी सजा है और अब फर्ज भी। मीरा की आंखें भरी, पहली बार। लेकिन तभी एक भयानक हवा चली, जैसे किसी ने इस वादा निभाने पर नाराजगी जताई हो, और एक नई छाया बस के अंदर दाखिल हुई। मीरा का पति, उसकी आत्मा, जलता हुआ, राख से ढका। वो भी उसी जंगल में मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाई।
तू उसे आजाद नहीं कर सकता। वो मेरी है, मेरी मौत के साथ बंधी हुई। मीरा ने पहली बार गुस्से में देखा। उसकी आत्मा से आग की लपटें निकलने लगी। तू मुझे जलाकर भी नहीं जला सका और अब तुझे मेरी मुक्ति से डर लग रहा है? रमन के सामने अब आत्माओं की लड़ाई शुरू हो गई थी। बाहर पेड़ टूटने लगे, बस कांपने लगी। शीशे फूट गए और सीटी जैसी आवाजों से बस भर गई। रमन ने ड्राइविंग सीट से उतरते हुए बस के डैशबोर्ड से पुरानी मोमबत्ती निकाली, वही जो मीरा ने उस रात अंतिम बार हाथ में ली थी। उसने उसे जलाया और कहा, जिस मोमबत्ती की लौ से तू जली, उसी लौ से मैं अब तेरे लिए सच्चाई जला दूंगा। मीरा ने बस की छत पर देखा। चांद की रोशनी पड़ी और उसकी आत्मा हल्की होने लगी। उसका पति भयानक चीख के साथ बस से बाहर झटका गया और मिट्टी में समा गया। मीरा की आत्मा बस के अंदर मुस्कुराई और फिर एक सफेद रोशनी बनकर ऊपर की ओर उड़ गई। रमन वहीं बैठा रहा। मोमबत्ती जलती रही, बस अब खामोश थी। मीरा की आत्मा के जाने के बाद रमन को एक सुकून सा लगा। वह वापस डिपो पहुंचा और वहां की हवा पहले से थोड़ी हल्की लगी, मानो कोई छाया अब हट गई हो। कुछ लोगों ने देखा कि रमन की चाल में आत्मविश्वास लौट आया है। आंखों से डर का धुआं साफ हो चुका है। लेकिन यह शांति बहुत दिनों तक टिक नहीं सकी। बस को डिपो में खड़ा कर दिया गया था। मैकेनिक रामवीर ने बताया कि उसके ब्रेक्स, स्टीयरिंग और क्लच सिस्टम अपने आप चालू हो जाते हैं, बिना किसी ड्राइवर के। वह खुद एक रात इसे ठीक करने गया था, लेकिन उसने दावा किया कि जैसे ही वह अंदर घुसा, बस की लाइटें खुद ब खुद जल गईं और पिछले हिस्से से किसी के चलने की आवाज आई। डिपो का छोटा लड़का बबलू, जो बसों की सफाई करता था, अगली सुबह भागता हुआ आया। रोते हुए बोला, भैया, वो पिछली सीट पे कोई औरत बैठी थी और उसने मुझे देखा। बिना पलक झपकाए बस देखा। डिपो मैनेजर ने रमन को बुलाया और पूछा, क्या तू फिर से उस बस में गया है? रमन चुप रहा, क्योंकि वो जानता था उसने मीरा की आत्मा को शांति दी थी। पर क्या सिर्फ मीरा ही वहां थी? उस रात रमन खुद चुपचाप उस बस के पास गया। बस में घुसते ही अंदर ठंडक नहीं, गर्मी थी, अजीब सी, जैसे भीतर धूप कैद हो। सीटों पर धूल नहीं थी। कोई उन्हें रोज साफ करता था या किसी के चलने से वो धूल उड्डा डैमेज जाती थी। रमन आखिरी सीट तक पहुंचा और बैठ गया, और फिर अगली ही सीट पर उसने हल्की सी सरसराहट महसूस की। कोई बैठा था, अदृश्य, लेकिन उसका होना उतना ही सच्चा था जितना रमन की सांसें। रमन ने आंखें बंद की और पूछा, मीरा, तू वापस आई है? कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, अगर तू है तो कोई निशानी दे। तभी सामने के शीशे पर उंगलियों से एक शब्द उभरा, नहीं। रमन सिहर गया। तो फिर तू कौन है? अब सीट खुद ब खुद धंसने लगी, जैसे कोई अदृश्य शरीर उस पर पूरी तरह बैठ गया हो। और फिर एक फुसफुसाहट, इतनी नजदीक कि रमन को अपने कान में सांसों की गर्माहट महसूस हुई। मीरा तो गई, पर मैं अब आई हूं। रमन ने आंखें खोली। सामने की खिड़की पर अब एक नया नाम लिखा था, कविता। कविता कौन थी? उसके दिमाग में कई साल पुरानी एक घटना कौंधी। बस में चढ़ने वाली एक और औरत, जो अक्सर अकेली आती थी, वही साड़ी, वही चूड़ियां। लेकिन एक दिन वो बस में चढ़ी ही नहीं, और तब से किसी ने उसे देखा नहीं। क्या मीरा की आत्मा के साथ कोई और आत्मा भी जाग उठी थी? या मीरा की मुक्ति से उस बस की सीमा टूट गई थी और अब दूसरी आत्माएं भी जाग गई थीं? अगले दिन डिपो के रजिस्टर में दर्ज हुआ, बस नंबर यू के 54 में रात 2:10 पर खुद ब खुद इंजन चालू हुआ और उसने डिपो से बाहर जाने की कोशिश की। रमन तब तक बस में था, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो बस बंद थी और रमन बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था, जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे। रमन की आंख खुली तो वह एक अंधेरे कमरे में था। वह वहीं बस थी, लेकिन इस बार वह किसी मैदान में नहीं, बल्कि एक टूटे फूटे घर के आंगन में खड़ी थी। चारों ओर वीरानी थी और बहुत दूर मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। रमन ने खिड़की से बाहर देखा। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी, बल्कि वो गांव था जिसका नाम उसने वर्षों पहले एक कंडक्टर से सुना था, रामपुर बांस घाट, जहां एक बार एक औरत को चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया गया था। रमन ने गांव के एक बुजुर्ग से बात की। उसने धीमी आवाज में बताया, कविता एक मासूम औरत थी। लोग उसे अपशगुनी कहते थे, क्योंकि जिस दिन वो बस में चढ़ती, किसी ना किसी की मौत हो जाती।
पर किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद वो चेतावनी थी, श्राप नहीं। कविता के जलने के बाद वो बस जिसमें वह अक्सर बैठती थी वीरान घोषित कर दी गई। लोगों ने कहा कि अब वो औरत उस बस से उतरती नहीं, वह बस अब कविता की चलती कब्र बन चुकी है। रमन ने आंखें मूंद ली। अब सब स्पष्ट था। मीरा की आत्मा को मुक्ति मिली, लेकिन वह बस अब भी अभिशप्त थी और कविता की आत्मा उसकी नई सवारी बन चुकी थी। वो बस अब भटकती आत्माओं की सवारी बन गई थी। लेकिन रमन ने सोच लिया था, अब बस को हमेशा के लिए रोकना होगा। वह फिर उसी बस में चढ़ा और इंजन ऑन किया। इस बार उसने बस को उसी घाटी की ओर मोड़ा जहां मीरा की आत्मा को अंतिम बार उसने शांत किया था। रास्ते भर वह पीछे देखता रहा। पिछली सीट हमेशा की तरह खाली नहीं थी। एक छाया थी, कभी धुंधली कभी स्पष्ट। वही कविता थी। उसकी साड़ी अब भी अधजली थी, चेहरा स्थिर, आंखें बुझी हुई। रमन बोला, कविता, अगर तू चाहती है कि यह यातना खत्म हो तो मेरी मदद कर, वरना इस बस को मैं आज यहीं खत्म कर दूंगा। बस की लाइटें अपने आप जल उठी। इंजन की आवाज भयानक हो गई। स्टीयरिंग कांपने लगा, मानो कोई विरोध कर रहा हो। लेकिन रमन ने गियर बदला, एक्सेलरेटर दबाया और बस को सीधे घाटी की ओर मोड़ दिया। और एक भयानक आवाज के साथ बस हवा में उछली और फिर चट्टानों के नीचे गिरती चली गई। एक भयंकर धमाका हुआ। आग की लपटें उठीं। गांव वालों ने दूर से देखा और फिर अजीब बात यह हुई कि धमाके के बाद घाटी की हवा एकदम शांत हो गई। जंगल की हवाएं थम गईं और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। अगले दिन गांव के मंदिर में पुजारी ने एक पेड़ के नीचे 2 अधजले कागज देखे। एक पर लिखा था, मीरा को मैंने इंसाफ दिलाया, और दूसरे पर, कविता अब चुप है। गांव वालों ने घाटी में जाकर देखा। वहां कोई बस नहीं थी, न जलती हुई लाश, न राख, न शीशा, मानो सब कुछ कभी था ही नहीं। लेकिन उस रात गांव से गुजरती एक नई बस दिखी। नंबर प्लेट पर लिखा था UK 24। बस में कोई सवार नहीं था, लेकिन हेडलाइट की चमक में सामने वाली सीट पर एक परछाई बैठी थी और ड्राइविंग सीट पर रमन। हाँ, अब वह सिर्फ ड्राइवर नहीं था, वह अब रक्षक बन चुका था। उस बस का जो अब हर उस आत्मा की मंजिल है जिसे दुनिया ने अधूरा छोड़ दिया।